हेलो एवरीवन। लिमिट कर रहे हैं हम लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स। हमने कुछ थ्योरम्स की थी, उसमें हमने कहा था कि अगर इफ लिमिट x, y टेंड टू a, b, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो x, y, z टेंड टू a, b, c होगा अगर 3 वेरिएबल्स है। इफ लिमिट f of x, y इज इक्वल टू एल है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये यूनिक होगी। ये हमने थ्योरम की थी। इसके बाद हमने एक और थ्योरम की थी कि इफ लिमिट x, y टेंड टू a, b, उसी तरीके से आप 3 वेरिएबल्स के लिए भी इसको कर सकते हो। f of x, y ये इज इक्वल टू एल है और मेरे पास gx एक फंक्शन है सच दैट y इज इक्वल टू, मेरे पास y इज इक्वल टू gx फंक्शन है सच दैट लिमिट ऑफ x टेंड टू a g ऑफ x जो है वो b के बराबर है। कि जब मैं x a के पास लेके जा रहा हूं तो मेरा जो y इज इक्वल टू gx है वो कहां जा रहा है, b के पास ऑटोमेटिकली जा रहा है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है देन अगर मैं लिमिट x टेंड टू a लूंगा, f ऑफ x y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, y इज इक्वल टू gx। ये लिमिट जो है ये भी हमारे पास l के बराबर होगी, राइट। क्या कहा मैंने कि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी ऑब्वियस है कि वो यूनिक होगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो l के बराबर है और हमारे पास y इज इक्वल टू gx कोई फंक्शन है such that the limit of x tend to a gx is equal to b है। b कौन सा, ये वाला, कि जब x a को टेंड करे तो जो y is equal to gx अगर b को टेंड करे तब ये लिमिट जो है f of x, gx, y की जगह gx पुट करके मेरे पास सिर्फ x का फंक्शन बन जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू a f of x, gx, अब जो f फंक्शन है सिर्फ x का फंक्शन है बिकॉज gx इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x, विच वो भी हमारे पास क्या होगी, l, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो। बट अगर इफ लिमिट x टेंड टू a, मेरे पास एक g1 फंक्शन है उसकी भी लिमिट b है और मेरे पास एक x टेंड टू a g2x फंक्शन है उसकी भी लिमिट b है, राइट। बट अगर ये लिमिट x टेंड टू a f of x, g1x is not equal to limit x टेंड टू a g2x, sorry not g2x, simply f of x, g2x, f of x, g2x। अगर ये लिमिट इक्वल्स नहीं है दिस मीन्स दैट कि जो लिमिट होगी x, y टेंड टू a, b, f of x, y डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि जब एग्जिस्ट करेगी ये लिमिट, इस थ्योरम में हमने कह दिया है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी किसी नंबर l के बराबर हो तो ऐसा कोई भी gx फंक्शन लें सच दैट जिसकी लिमिट b के बराबर हो तब ये लिमिट x टेंड टू a l के बराबर ही होगी, कोई भी gx ले लें। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास दो कोई ऐसे फंक्शन है जिनकी लिमिट b के बराबर ही है, लिमिट x टेंड टू a g1x, लेकिन इनकी जब लिमिट इस फंक्शन में f में रख के ले रहे हैं ये इक्वल नहीं आ रही है, दिस मींस दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ये लिमिट l ही होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अगर यूनिक ना आए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मींस कि अगर जो है हमारा x, y g1x ये कोई रास्ता है इसके लॉन्ग, अगर मैं इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा देखें, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ये a, b कोई पॉइंट है कि अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है g1x है एक, ये a, b पॉइंट है, g1x है उसकी कर्व ये है, दूसरा फंक्शन है g2x उसकी कर्व ये है कि जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है g1x और g2x दोनों किसकी तरफ जा रहे हैं, b की तरफ, राइट, जैसे जैसे a की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हम इसकी लिमिट f में डाल के ले रहे हैं वो अनइक्वल आ रही है, दिस मींस दैट अगर हम इन दो अलग अलग रास्तों से अप्रोच कर रहे हैं a, b पॉइंट की तरफ देन हमारी लिमिट जो है वो डिफरेंट आ रही है। अगर डिफरेंट आए तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी। इसके रिलेशन में हमने कुछ एक एग्जांपल्स की थी, राइट, उन्हीं को कंटिन्यू रखते हैं, एक दो एग्जांपल्स और करेंगे।
that is if f of x comma y। ओके इससे थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले एक और चीज जो मैं भूल रहा हूं बतानी जरूरी है, पीछे चलते हैं फिर से। ये तो हमने कर दिया कि अगर रास्ता y इज इक्वल टू एफ एक्स तरीके से चूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू जी एक्स, राइट। अब थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं कि इफ लिमिट x y टेंड टू a b f ऑफ x y इज इक्वल टू l है और हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है x इज इक्वल टू जी वाई सच दैट लिमिट ऑफ y टेंड टू b g ऑफ y जो है वो किसके बराबर आ रही है, a के बराबर। कि जब मेरा y जो है b की तरफ, जब मेरा y जो है b की तरफ जा रहा है, राइट, जब मेरा y जो है b की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू जी वाई मैंने जो लिया, अगर ये a की तरफ जाए, x इज इक्वल टू जी वाई फंक्शन a की तरफ जाए, देन लिमिट y टेंड टू b, वहां पे हमने x टेंड टू a लिया था, यहाँ पे y टेंड टू b आएगा और यहाँ वैल्यू किसकी भरी जाएगी, x की। हम इसको यहाँ पे y का फंक्शन बना रहे हैं पूरे के पूरे को, तो ये लिमिट भी l होगी, राइट। उसी तरीके से कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फिर हम किसी भी रास्ते के अलोंग a कोमा b की तरफ अप्रोच करें, किसी भी रास्ते के अलोंग, राइट। रास्ता कौन सा है, ये जो फंक्शन जी वाई है, किसी भी रास्ते के अलोंग हम a कोमा b की तरफ अप्रोच करें हमारी लिमिट यूनिक रहेगी। उसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि इफ लिमिट y टेंड टू b, हमारे पास g1 y है, उसकी भी लिमिट अगर a है और लिमिट y टेंड टू b g2y इसकी भी लिमिट a है, लेकिन जब हम इसको फंक्शन में पुट कर रहे हैं, लिमिट y टेंड टू b निकाल रहे हैं, f ऑफ g1y कोमा y इज नॉट इक्वल टू, अगर आती है लिमिट ऑफ y टेंड टू b f ऑफ g2y कोमा y, कि दो अलग अलग रास्तों से अगर लिमिट हमारे पास डिफरेंट आए तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में हम कहेंगे लिमिट, तो जैसे आपने x के लिए लिया वैसे ही y के लिए भी ले सकते हो, लिमिट x y टेंड टू a b f ऑफ x y डज नॉट एग्जिस्ट। तो x के लिए हमने एक एग्जांपल की थी, अब y के लिए एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है उस पर चलेंगे। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं इसकी एक, इफ f ऑफ x y, if f of x y is equal to x plus y, y plus x plus y whole square divided by y minus x plus y whole square, where x y डज नॉट इक्वल टू 0, 0, क्योंकि x y अगर 0 होगा डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, 0 ऊपर भी 0, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट, देन शो दैट लिमिट x y टेंड टू 0, 0 f ऑफ x y डज नॉट एग्जिस्ट। जो हमने लास्ट में रिजल्ट्स की बात की है वो रिजल्ट इसके लिए तो यूज नहीं किए जा सकते, मतलब लिमिट एग्जिस्ट लिमिट हमने अगर ये शो करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए जो लास्ट के दो रिजल्ट जो है वो यूज नहीं किए जा सकते, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट के लिए किए जा सकते हैं कि हमारे पास कोई g1x और g2x कोई दो ऐसे अलग अलग रास्ते आ जाते हैं जिनके लोग लिमिट डिफरेंट आ जाती है, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। नॉट g1x, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू g1y और x इज इक्वल टू
g2y, ऐसे कुछ रास्ते यूज करेंगे, जो x इज इक्वल टू g3y। अलग अलग रास्ते से देखेंगे कि क्या लिमिट सेम आ रही है, सेम आ रही है तो होगी, नहीं आ रही है तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो हम जो लास्ट वाला रिजल्ट है नहीं के लिए प्रूव करते हैं कि जब भी हमने लिमिट नहीं ये प्रूव करना हो कि लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो उसको यूज कर लेते हैं लास्ट वाले रिजल्ट को। सोल्यूशन क्या है इसका कर लेते हैं। ओके, हियर f of x comma y is equal to x plus y, y plus x plus y square divided by y minus x plus y square comma x comma y does not equal to 0 comma 0, ये हमें दिया हुआ है, राइट। लेट x इज इक्वल टू, अब मैं y इज इक्वल टू जी एक्स लेने की जगह x इज इक्वल टू जी वाई ले रहा हूं। x इज इक्वल टू जी वाई क्या लिया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ y माइनस वाई। ये इस तरीके से चूज करना है फंक्शन ताकि ये पूरा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में आ जाए, राइट। अगर हम x की जगह पुट कर रहे हैं तो y में आ जाना चाहिए, अगर y की जगह कुछ पुट करते हैं तो x में आ जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से इसको पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज यहां से मेरे पास x प्लस वाई क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ y। मॉडुलस ऑफ y इसलिए लिया हमने क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगी तो हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, इमेजिनरी नंबर आ जाएगी। ओके, तो हमने इसको रियल रखना है। नाउ लिमिट, अब बाई x इज इक्वल टू जी वाई पुट किया है तो लिमिट y टेंड टू 0 देखेंगे। लिमिट y टेंड टू 0 जी वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंड टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ y माइनस y, इट इज सिंपली इज इक्वल टू 0। कि जब मेरा y 0 की तरफ जा रहा है तो ये x किसकी तरफ जा रहा है, x भी किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। जब y मेरा 0 की तरफ जा रहा है तो x मैंने जो फंक्शन पुट किया वो भी कहां जा रहा है, 0 की तरफ। यही हमने देखना होता है इसमें। नाउ दिस मीन्स दैट अब मैं क्या करूंगा, x की जगह जी वाई पुट कर सकता हूं। नाउ लिमिट x कोमा y जो हमने चेक करनी है, किसकी लिमिट चेक करनी है, x बाई टेंड टू 0 कोमा 0 फंक्शन f ऑफ x कोमा y की, राइट। अब लिमिट हम बाद में देखेंगे कि किस वेरिएबल की लिमिट किस वेरिएबल के लोग हमें लिमिट लेनी है। सबसे पहले एफ एक्स वाई को मॉडिफाई कर देते हैं। एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, जी वाई का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ मोड वाई माइनस वाई कोमा वाई, राइट। दिस मीन्स अगर ये y का फंक्शन बन गया है तो मेरे पास मैं लिमिट क्या लूंगा, लिमिट y टेंड टू 0, राइट। तो लिमिट मैं विद रिस्पेक्ट टू y ही लूंगा क्योंकि ये मेरा फंक्शन जो है सारा ये y का बन चुका है। ओके, अब फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या बनेगा, विच इज इक्वल टू लिमिट y टेंड टू 0। अब x की जगह हमने पुट कर देना स्क्वायर रूट ऑफ मोड y प्लस माइनस वाई, राइट। और x प्लस वाई की जगह सिंपली आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मोड वाई। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ मोड वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोड वाई। ओके, ब्रैकेट में आ जाएगा, ऊपर चलते हैं, y एज इट इज रहेगा, y में कन्वर्ट करना है और x की जगह या x प्लस वाई की जगह सिंपली वैल्यू पुट कर दो, या x की जगह वैल्यू पुट कर दो। सो वी विल गेट हियर स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मोड y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मोड y स्क्वायर। और फिर से देख लेते हैं कि यही आएगा, यस यही आएगा। देयरफॉर यहां लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज लिमिट x कोमा y टेंड टू 0 कोमा 0 f of x कोमा y इज इक्वल टू लिमिट y टेंड टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ मोड y, ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस मॉडुलस ऑफ y डिवाइडेड बाय y माइनस मॉडुलस ऑफ y। अब दो पॉसिबिलिटी है, y इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, राइट।
जीरो इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि हमने क्या है एक्स कोमा वाई हम पहले लेके चले हैं कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो कोमा जीरो, क्योंकि लिमिट में वैसे भी हमें पता है कि डिलीटेड नेबरहुड देखते हैं तो y इज नॉट इक्वल टू जीरो, y टेंड टू जीरो के लिए देखेंगे, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो इफ y इज लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि जब y लेस देन जीरो होगा तो ये मोड ऑफ y क्या आ जाएगा, माइनस वाई आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, तो सिंपली ये जीरो हो गया। नो, नेक्स्ट थिंग इज इफ y इज ग्रेटर देन जीरो, अगर y ग्रेटर देन जीरो होगा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, राइट। ये क्या हो जाएगा नीचे वाला जीरो, नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इन्फिनिटी, जैसे जैसे ये जीरो की तरफ जीरो इंटू इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा एक तरह से ये, right, undefined, because when y tend to 0 this factor tend to 0, if this tend to 0 then this means that this tend to 0 and this whole factor tend to plus infinity, and infinity multiplied by 0 is undefined, तो ये undefined हो जाएगा, this means that ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जब y लेस देन 0 है, राइट, मतलब कि अगर ये मेरा पॉइंट 0,0 है, जब y लेस देन 0, y लेस देन 0 मींस दिस, अगर इस लाइन के इस लाइन के अलोंग भी हम 0,0 की तरफ जाएं तो हमारे पास ये 0 आ रही है, और अगर हम हमारे पास 0 आ रही है, और अगर हम इस लाइन के अलोंग 0,0 की तरफ जाएं तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, तो दो अलग अलग रास्तों से लिमिट डिफरेंट आ रही है, दिस मींस दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, therefore limit x comma y tend to 0,0, limit x comma y tend to 0,0, f of x comma y does not exist, right। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी जल्दी से, next example is इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के लिए आसान रहता है, इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, जैसे मैंने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये प्रूफ करना हमें थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही वो हमें प्रूफ करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें कोई दो अलग अलग रास्ते ऐसे बताने होते हैं जिनके अलावा हमारी लिमिट अगर डिफरेंट आ रही है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नाउ नेक्स्ट इज इवेल्युएट द लिमिट, evaluate the limit x comma y tend to 0,0, the function is x sine of 1 divided by y plus xy whole divided by square root of x square plus y square, राइट। इस फंक्शन की लिमिट हमने चेक करनी है इफ इट एग्जिस्ट। हमने ये बताना है कि अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या होगी, राइट। तो कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट f of x, y हम ले लेते हैं x sin of 1 divided by y plus xy divided by स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने ये बताना है कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस लिमिट को हमने निकालना है, राइट। जैसे मैंने पहले कहा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये हमें प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि लिमिट x कोमा वाई एफ ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू एल होगी इफ
for each epsilon greater than 0, each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that modulus of f of x y minus l जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो for 0 is less than modulus of x minus a is less than delta, 0 is less than modulus of y minus b is less than delta. ये मैंने थोड़ा सा नहीं लिखा, x y टेंड टू a b. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता l. तो यहाँ पे भी हम इस फंक्शन के लिए भी हम l की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी पहले वो निकालेंगे, राइट. उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ एक रास्तों के अलोंग, जैसे हमने 0 पे लिमिट निकालनी है, 0 पे लिमिट 0,0 पे लिमिट निकालनी है, तो हम डिफरेंट रास्तों के अलोंग इसकी तरफ आके देखेंगे कि फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है. अगर हमें कुछ एक रास्तों के अलोंग ऐसा पता चल जाए कि किसी एक रियल वैल्यू को जो अप्रोच कर रही है, बेशक हमें बाकी सभी रास्तों का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि हम 0,0 की तरफ कितने रास्तों से आ सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी रास्तों के लोग. तो हम सभी के लोग तो जाके देख नहीं सकते, लेकिन हम कुछ एक रास्तों के लोग जाके देखेंगे और वो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल निकालेंगे जो लिमिट इसकी हो सकती है इस फंक्शन की, कि उसकी लिमिट क्या हो सकती है. फिर हम उसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाएंगे, बाद में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव कर देंगे कि यस इस फंक्शन की लिमिट यही है. तो इसको प्रूव कर लेते हैं. Now let x, y tend to 0,0 along the curve means line y. यहाँ पे कर्व का मतलब y is equal to mx लाइन. ये y is equal to mx लाइन कौन सी होंगी, y is equal to mx ये वाली लाइन जो ओरिजिन से पास करेंगी, जितनी भी लाइन जो ओरिजिन से पास करें, राइट. इन लाइंस के अलोंग हम जाके देखेंगे. अगर इन लाइंस के अलोंग हमें फंक्शन की लिमिट कोई एक यूनिक नंबर l आ रही होगी, तब हम बोलेंगे कि ये l जो है वो पॉसिबल लिमिट हो सकती है. क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होगी, राइट. तो यहाँ हम ले लेते हैं कि x y टेंड टू 0 0 अलोंग दिस कर्व. तो हम f x y में क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू mx पुट कर देंगे. नाउ लिमिट x, y टेंड टू 0,0 f ऑफ x, y. अब y की जगह हम mx पुट कर देंगे, अकॉर्डिंगली हमारी लिमिट भी क्या हो जाएगी, क्योंकि जब y की जगह mx पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये f जो है वो सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन आ जाएगा. तो लिमिट भी क्या रहेगी, x टेंड टू 0 f ऑफ x, mx. अब x, mx फंक्शन में पुट कर देते हैं जो हमारे पास फंक्शन है. दिस मीन्स इट विल बिकम लिमिट x टेंड टू 0. तो ये क्या आएगा, x साइन 1 डिवाइडेड बाई बाई की जगह 1 डिवाइडेड बाई mx आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट इज x y की जगह mx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, राइट. ओके, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड टू 0 x साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई mx. अब यहाँ पे इस लिमिट को कैसे देख सकते हैं, एक फंक्शन की लिमिट 0 है, दूसरा फंक्शन बाउंडेड है. दिस मींस दैट ये होल लिमिट क्या होगी, 0, प्लस लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर m डिवाइडेड बाई, बेशक अब यहाँ से x बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर. तो ये एक x कट जाएगा, तो ये लिमिट भी कितनी आएगी, 0, क्योंकि यहाँ से एक x कट जाएगा, एक ही x बचेगा, राइट. m इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसकी लिमिट भी 0. सो ये टोटल लिमिट मेरे पास क्या आएगी, 0, राइट. दिस मीन्स दैट कि जो पॉसिबल l हो सकता है यहाँ हमारे पास वो क्या है, 0, क्योंकि इस फंक्शन की लिमिट जो है 0 आ रही है. किसके लॉन्ग, जो y इज इक्वल टू mx लाइन, ये लाइन या और कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, उसके लोग अगर x y 0,0 की तरफ की, ये x, y 0,0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इन लाइंस के लोग, एनी लाइन विच इज पासेस थ्रू द रीजन, उनके लोग लिमिट जो है वो 0 आ रही है. तो इस दिस मींस दैट अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो 0 होगी. क्यों, क्योंकि लिमिट जो है वो यूनिक होती है अगर एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं करेगी तब तो कुछ और हो सकती है. तो इसको हम चेक करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, राइट.
now if limit x comma y tend to 0 comma 0, f of x comma y exist, then it is unique. या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं then it will be 0. क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स के लोग हमने लिमिट ली, तो हमारी वो लिमिट 0 आ रही है, और अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो सभी रास्तों के लोग वो 0 ही होगी. मतलब ये तो लाइंस के लोग जा रहा हूं ना मैं, ऐसे कोई ऐसी कर्व लूं उसके लोग भी 0 आएगी, कोई और कर्व ले लूं उसके लोग भी 0 आएगी, मतलब सभी रास्तों के लोग ये 0 आएगी. राइट, तो देख लेते हैं कि क्या ये 0 है. अब हमें एल मिल चुका है, पॉसिबल एल, वो क्या है 0. लेट अस चेक. Let 0 is less than modulus of x minus 0 is less than delta, and 0 is less than modulus of y minus 0 is less than delta, where delta is greater than 0 any real number. Right. Now निकालना क्या होता है, हमने निकालना होता है कि f of x y minus l इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन हो. कब जब मोड ऑफ x minus a 0 is less than mod of x minus a is less than delta हो, 0 is less than modulus of x minus b is less than delta हो. a और b हमारे पास यहाँ 0 है, तो इनको less than delta लेके चले हुए हैं. अब हम निकालते हैं modulus of fxy minus l. तो fxy क्या है, x sin of 1 divided by y plus xy divided by square root of x square plus y square, right. माइनस एल कितना है 0, सॉरी -0. तो ये किसके बराबर आएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे वी कैन राइट इट एज मॉडुलस ऑफ एक्स साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y लेस देन और इक्वल टू प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसको मैं लिख सकता हूं, सॉरी, इक्वल टू modulus of x modulus of sine of 1 divided by y plus modulus of x modulus of y divided by square root of x square plus y square. Okay, now this number modulus of sine of 1 divided by I, because sin theta modulus of sin theta is always less than or equal to 1. क्यों? क्योंकि -1 is less than or equal to sin theta is less than or equal to 1 की इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है, तो इसका मोड लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा. तो दिस होल टर्म इज लेस देन और इक्वल टू मोड x प्लस मोड x. क्यों? क्योंकि ये नंबर भी लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा. क्यों? देख सकते हैं हम यहाँ पे, इसको लिख सकता हूं मैं मॉडुलस ऑफ y को सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूं. एंड दिस नंबर इज लेस देन 1, राइट. This number is less than or equal to 1. This number is less than or equal to 1. तो अगर ये 1 से छोटा तो ये भी 1 से छोटा ही आएगा. So this means that हमारे पास आ क्या गया है, this means that this implies modulus of x sin of 1 divided by y plus xy square root of x square plus y square is less than or equal to modulus of x. इसको मैं लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 करके, जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है उसी में लिख सकते हो, -0 प्लस, अच्छा ओके, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 2 टाइम कर देता हूं. और ये किससे लेस है, 2 डेल्टा से, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 किससे लेस है, डेल्टा से. दिस मीन्स दैट अगर मैं इसको fxy पुट कर दूं इस सारे को, दिस मीन्स दैट मॉडुलस ऑफ f of xy -0 is less than 2 delta. कब? when 0 is less than modulus of x minus 0 is less than delta, 0 is less than modulus of y minus 0 is less than delta. Let 2 delta is equal to epsilon. अगर मैं epsilon को 2 delta के बराबर लेता हूं, this means that modulus of f of x y
माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन कब? दिस मीन्स यहां से डेल्टा क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2. दिस व्हेन 0 is less than modulus of x minus 0 is less than epsilon by 2 which is equal to जिसको हमने डेल्टा लिया है, and 0 is less than modulus of y minus 0 is less than epsilon by 2 और epsilon by 2 हमारे पास डेल्टा है कि जब भी हम कोई epsilon चूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डेल्टा कितना मिल रहा है? epsilon डिवाइडेड बाय 2. यही हमने निकालना था, राइट? हमारे पास हर epsilon के लिए अब एक डेल्टा है, राइट? therefore limit x comma y tend to 0 comma 0 f of x comma y l कितना है? 0 is equal to 0. therefore the limit of the given function is 0. यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, this implies limit of x comma y tend to 0 comma 0 x sine of 1 divided by y plus xy divided by square root of x square plus y square, राइट, इज इक्वल टू 0. तो हमने यहाँ निकालना था कि अगर इसके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो लिमिट निकालनी थी. तो सबसे पहले हमने चेक क्या किया? पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल. कैसे? y इज इक्वल टू एम एक्स के लॉन्ग जाके. कोई और एग्जांपल होगी वहां पे हो सकता है आपको कोई और कर्व चूज करनी पड़े. y इज इक्वल टू एम एक्स के लॉन्ग जाके हमने चेक किया कि पॉसिबल लिमिट क्या है? 0 हो सकती है. अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो 0 होगी, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी. उसको चेक करने के लिए हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई की. अब लिमिट का एक लास्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है लिमिट की, लास्ट लिमिट में उसको देख लेते हैं. रिपीटेड लिमिट्स और इटरेटेड लिमिट्स. रिपीटेड लिमिट्स और इटरेटेड लिमिट्स. जैसे इसके नाम से पता चल रहा है रिपीटेड लिमिट्स कि कुछ रिपीट हो रहा होगा, राइट? द लिमिट्स कैसी होती है उनको देख लेते हैं. द लिमिट x टेंड टू a की पहले लिमिट y टेंड टू b f ऑफ x कोमा y कि पहले क्या करें हम? y टेंड टू b ले लें, फिर x टेंड टू a ले लें फंक्शन की लिमिट. एंड और दूसरा तरीका क्या है कि पहले लिमिट y टेंड टू b लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x कोमा y कि पहले क्या करें हम? x टेंड टू a ले लें, फिर y टेंड टू b ले लें, राइट? ऐसी लिमिट्स को हम कहते हैं रिपीटेड लिमिट्स, राइट? कि पहले एक ले रहे हैं, एक वेरिएबल कि विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल ले रहे हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल ले रहे हैं. अगर 3 वेरिएबल्स होगा तो एक वेरिएबल और जुड़ जाएगा यहां से, राइट? तो ऐसी लिमिट्स को हम कहते हैं रिपीटेड लिमिट्स और इटरेटेड लिमिट्स आर कॉल्ड रिपीटेड और इटरेटेड लिमिट्स. राइट, लेकिन इनका एग्जिस्ट करना या नहीं करने का लिमिट x y एफ एक्स वाई इसके साथ क्या रिलेशन है उसकी बात कर लेते हैं. रिलेशन है या कुछ नहीं रिलेशन है. पहली बात तो ये कि इन जो ये इटरेटेड लिमिट जो रिपीटेड लिमिट्स है इनका एग्जिस्ट करना कोई जरूरी नहीं है, राइट? अगर एग्जिस्ट कर भी रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वल होंगी. अगर फाइनली एग्जिस्ट कर रही है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल होगी. बट इफ लिमिट x y टेंड टू a b f ऑफ x y एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगी पता है यूनिक होती है लिमिट. अगर एग्जिस्ट करे इफ लिमिट x y टेंड टू x y टेंड टू a b f x y एग्जिस्ट, देन इफ टू रिपीटेड लिमिट्स जो हमने ऊपर जिनकी बात की है, रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट देन दे मस्ट बी इक्वल. पहले हमने क्या कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करें. अगर एग्जिस्ट करें तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वल होंगी, राइट? लेकिन
अगर ये लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है एक्स वाई टेंड टू ए बी, देन ये जो इटरेटेड लिमिट्स है, 2 रिपीटेड लिमिट्स है, ये भी अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो ये पक्का इक्वल होंगी। पर उल्टा इसका ट्रू नहीं है कि अगर ये इक्वल होंगी तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट। द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज इफ 2 repeated limits exist and equal, then it is not necessary that limit x comma y tend to a comma b f x comma y exists, राइट। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा कि ये वाली जो लिमिट है कि पहले एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट फिर दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हम अगर लिमिट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, एंड दूसरी बार हम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कर रहे हैं फिर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कर रहे हैं, ऐसी लिमिट्स को रिपीटेड लिमिट कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये एग्जिस्ट करें तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो भी, तभी हमने ये बाद में कह दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। बट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये पक्का, अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो पक्का इक्वल होंगी, राइट। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करें और इक्वल हो तो कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। इसकी एक जल्दी से एग्जांपल कर लेते हैं। ये अगर 2 इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल है लेकिन फिर भी लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी एक। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, शो दैट लिमिट x comma y tend to 0 comma 0 x raised to power 4 y raised to power 4 divided by x square plus y raised to power 4 raised to power 3 does not exist even two limits are exist and are equal। हमने ये शो करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट इसकी जो 2 इटरेटेड लिमिट है या रिपीटेड लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, कि वो अगर एग्जिस्ट भी कर रही है तब भी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये हमने शो करना है। तो लेके चल पड़ते हैं। लेट एफ एक्स y is equal to x raised per 4 y raised per 4 divided by x square plus y raised per 4 raised to power 3 राइट। सबसे पहले 2 इटरेटेड लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ a 0 है, b भी 0 है, x टेंड टू 0 y टेंड टू 0 ले लेंगे, फिर हम y टेंड टू 0 x टेंड टू 0 ले लेंगे, राइट। तो निकाल लेते हैं। नाउ लिमिट x टेंड टू 0, पहले y टेंड टू 0 लगा देते हैं। लिमिट y टेंड टू 0 f ऑफ x कोमा y क्या आएगी ये, लिमिट x टेंड टू 0 लिमिट y टेंड टू 0 x रेस्ट पर 4 y रेस्ट पर 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y रेस्ट पर 4 रेस्ट टू पावर 3। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे लिमिट y टेंड टू 0, राइट, तो हम क्या करेंगे, x को उस टाइम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। हम सिर्फ y टेंड टू 0 बाई वेरिएबल को ही हम इस लिमिट में वेरिएबल लेंगे, x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से सिंपली ये लिमिट क्या आ जाएगी, 0। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड टू 0 लिमिट y टेंड टू 0 f ऑफ x y, यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास, ये सिंपली लिमिट
लिमिट x टेंड टू 0 वो क्या है 0 है विच इज सिंपली 0। सिमिलरली दूसरी रिपीटेड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट अब y टेंड टू 0, पहले लिमिट x टेंड टू 0 निकाल लेते हैं। बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, तो हो सकता है आपकी किताब में कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हो तो वो आपने देख लेने हैं। y टेंड टू 0 लिमिट x टेंड टू 0, इसकी वैल्यू पुट करेंगे x रेस्ट पर 4 y रेस्ट पर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट पर 4 रेस्ट टू पावर 3। अब हमने जब हम x टेंड टू 0 ले रहे हैं पहले, तो हमने y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। x टेंड टू 0 ये 0 ये 0, 0 प्लस सम नॉन जीरो नंबर इज अगेन ए फाइनाइट नंबर, 0 डिवाइडेड बाय फाइनाइट नंबर इज 0, तो ये लिमिट हमें हमारी 0 आ गई। देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0, टू इटरेटेड लिमिट्स आर इक्वल, लिमिट y टेंड टू 0 f of x comma y is equal to limit y tend to 0 limit x tend to 0 f of x comma y। तो ये इक्वल हैं दोनों और दोनों 0 के बराबर हैं, राइट। ओके, अब हम ये शो करेंगे कि बट फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नाउ लेट x y tend to 0 0 along x is equal to m by square। इस कर्व के लोग हम देखने जा रहे हैं, along x is equal to m by square, राइट। नाउ अब लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x y tend to 0 0 f of x y। अब हमने इस कर्व के लोग जाना x is equal to m by स्क्वायर, तो x की जगह m by स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि सारा फंक्शन x का होने वाला है तो मैं x टेंड टू 0 लिखूंगा। लिमिट सिंपली f ऑफ सॉरी नॉट बाई का होने वाला, नॉट x का, x की जगह क्या पुट कर देंगे हम m y स्क्वायर कोमा y, सारा फंक्शन y का तो लिमिट y टेंड टू 0, सो दिस विल बिकम लिमिट y टेंड टू 0 f ऑफ x की जगह हर जगह हम m बाई स्क्वायर पुट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंड टू 0 x की जगह पुट करेंगे तो m बाई स्क्वायर रेस टू पावर 4, साथ में y रेस टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर मीन्स m बाई स्क्वायर, m y स्क्वायर रेस टू पावर 2 प्लस y रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 3। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा m रेस टू पावर 4, साथ में लिमिट y टेंड टू 0 भी आएगा, लिमिट y टेंड टू 0 m रेस टू पावर 4 y रेस टू पावर 8 साथ में y रेस टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाई, यहां से आ जाएगा m स्क्वायर y रेस टू पावर 4 प्लस y रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 3। ओके, which is equal to, this implies limit x y tend to 0 0 f of x y is equal to, सिंपली हमारे पास आ जाएगा लिमिट y टेंड टू 0, यहां से y रेस्ट टू पावर 12 m रेस्ट टू पावर 4 डिवाइडेड बाई y रेस्ट टू पावर 4, यहाँ y रेस्ट टू पावर 4 यहाँ पावर 3 है तो बाहर आएगा y रेस्ट टू पावर 12, अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 रेस्ट टू पावर 3, ये कट जाएगा। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट बचा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, ये m पे डिपेंड कर रहा है, जब m की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये लिमिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं विच इज नॉट यूनिक, विच इज नॉट यूनिक, therefore limit x y tend to 0 0 f of x y does not exist even though two iterated limits are exist। यही हमने प्रूफ करना था। तो इसी के साथ ये लिमिट वाला टॉपिक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यूटी पे चलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।